आपका पर्सपेक्टिव इसको लेके क्या है कि पेंडेंसीज, क्योंकि लेमैन बोल देता है आपको 90 केस एक दिन में डिसाइड करने, और अगर आप एक केस पे 2 या 2.5 मिनट 3 मिनट भी देते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कितने मिनट हो गए। यही डेस्टिनी थी आपकी? डेस्टिनी ही कहूँगा, क्योंकि मैं पैशनेट था डॉक्टर बनने के लिए बहुत। वो फोटोग्राफ्स आती हैं और बतौर जज पहले दिन आप उस कुर्सी पे बैठे। उस समय तक मैं अपने पापा को खो चुका था। वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया। इमोशंस हावी होने की कोशिश करते हो, कैसे सप्रेस करते हैं, क्योंकि यू हैव टू गो बाय द लॉजिक। कोर्ट के अंदर इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। AI, चैट GPT के फैसले ना लेखें, आप अपने विवेक से फैसला करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नेवर विन ओवर ओरिजिनल इंटेलिजेंस। NKP साल्वे थी क्या? और सचिन तेंदुलकर मेरी उस टीम के कैप्टन थे, तो यहाँ से क्रिकेटर बनने का जो सफ़र शुरू हुआ। नमस्कार, मैं हूं उमेश शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मिशा बाजवा। इस बार एक खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। खास इसलिए कि समाज का एक वो अंग जिस पर समाज काफ़ी हद तक भरोसा करता है, उम्मीदें काफ़ी कायम होती हैं। सपना था उनका डॉक्टर बनने का, फिर वो क्रिकेटर भी बने, वकालत भी की और अब वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। मेरे साथ हैं ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर संदीप मोदगिल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद उमेश। सर, जैसे मैंने कहा कि सपना डॉक्टर बनने का, फिर आप क्रिकेट भी खेली आपने, फिर आप लॉयर बने, फाइनली अब आप जज के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। ये किस्मत आपको ले आई या सपना बनते बनते कहाँ पे आप, यही डेस्टिनी थी आपकी? डेस्टिनी तो मैं नहीं बता सकता क्या थी, बट सामने है जो भी है। और इसमें मेरा प्रयास कम, मैं डेस्टिनी ही कहूँगा, क्योंकि मैं पैशनेट था डॉक्टर बनने के लिए बहुत। जब भी मैं किसी हॉस्पिटल में जाता, डॉक्टर को देखता, तो मेरा एक बहुत बड़ा अंदर से एक ड्रीम बनता था कि मैं भी एक ऐसा डॉक्टर बनूंगा। वाइट गाउन में देखता था, सर्जन को देखता था। और +2 तक मैंने मेडिकल की एजुकेशन भी ली। मैं DV स्कूल में पढ़ता था चंडीगढ़ सेक्टर 8 में। उस दौरान मैंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, तो क्रिकेट शौक़ के तौर पे खेलने लगा था। टारगेट मेरा डॉक्टर बनना था। क्रिकेट खेलते खेलते स्कूल की टीम में जगह मिली और कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई उस दौरान कि क्रिकेट प्रायोरिटी बन गई। और कुछ सीनियर क्रिकेटर्स ने एडवाइस किया और एक ऐसा माहौल बना घर में कि एक समय पे द्वंद्व हो गया कि पढ़ाई की जाए या क्रिकेट खेलने दी जाए। मेरी जिद हो गई कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो डॉक्टर बनना पीछे रह गया। तो मुझे जो ड्रीम दिखने लगा, जो सामने मेरे प्रोजेक्शन हुई, अल्योरमेंट हुई कि स्पोर्ट्समैन की, सेलिब्रिटी उसकी इस तरह से, और कपिल देव उस समय वर्ल्ड कप जीत के आए थे 83 में, तो 83 के एंड के टूवर्ड्स मैंने खेलना शुरू किया था 13 साल की एज के करीब। तो वो एक ऐसा दौर था जब हर आदमी कपिल देव बनना चाहता था। तो भारत में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया था, जुनून जो है बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उस समय घर में काफ़ी दिन चली जद्दोजहद। अल्टीमेटली पेरेंट्स स्कम्प कर गए मेरे प्रेशर पे, रोया भी मैं, हंसेंगे आप सुन के। तो अल्टीमेट एक अंकल थे, पापा के कुलीग थे, उन्होंने भी सपोर्ट की मेरी कि बच्चा इतना ज़िद कर रहा है खेलने दो। क्रिकेट में चले गए। क्रिकेट खेलते खेलते वो मेडिकल छूट गया। तो यहाँ से क्रिकेटर बनने का जो सफ़र शुरू हुआ, तो वो मुझे हरियाणा से अंडर-15, अंडर-17 एज ग्रुप में खेलते हुए, फिर अंडर-19 कूच बिहार, और अल्टीमेटली मैं NKP साल्वे ट्रॉफ़ी खेला लास्ट में। तो उस समय जब मैं NKP साल्वे ट्रॉफ़ी 92 के अंदर खेल के वापस अपने प्रैक्टिस के दौर में था 2-4 दिन के बाद ही, तो वहाँ डेस्टिनी ने एक बहुत बड़ा मेरे साथ, मैं धोखा तो नहीं कहूँगा, बट एक बाजी पलट दी। एक्सीडेंट हुआ, मेरी नी रप्चर हो गई, लेफ़्ट नी। मैं मीडियम पेसर था, तो उसके अंदर पैर का, आपकी लेफ़्ट लेग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसमें काफ़ी कोशिश की कि मैं उस इंजरी से बाहर निकल के दोबारा खेल सकूं, बट कुछ फिज़िकल ऐसी चीज़ें आ गई थी सामने, डिसेबिलिटीज़ के एज अ बॉलर दोबारा इस्टेब्लिश होना मुश्किल था। उस वक्त मेरे फादर ने कहा कि बेटा अब तक हमने कुछ नहीं कहा और अब आप क्या करना चाहोगे। तो मैंने कहा पापा मैंने पढ़ाई छोड़ी, तो मैं उस कवर अप करना चाहूँगा मेरी उस कमी को, मुझे आज गिला है। तो क्या करेगा, मैंने
एक दो ऑप्शंस दी, तो बोले इनसे तो आगे फ्यूचर तो ब्राइट नहीं बनता, मेरी मानेगा तो लॉ कर। तब भी मुझे वहाँ लालच दिया गया। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना चाह रहा था इंग्लिश या एमबीए में, तो एडमिशन कोई इशू नहीं था। पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था, स्पोर्ट्स के कोटे में होना था। तो पापा कहने लगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर एमए एमबीए करेगा तो 2 साल क्रिकेट मिलेगी, जो तेरा स्टैचर है क्रिकेट में, तो यूनिवर्सिटी की टीम की कैप्टनसी तुझे मिलेगी, और लॉ करेगा तो 3 साल। तो वो लालच मुझे लॉ में ले गया। यानी कि वो जो आपकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं फिर से क्रिकेट की तरफ थी, क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई थी। तो वो लालच जब मुझे क्रिकेट में ले गया तो मैं कप्तानी की भी मैंने, और उस समय भी एक रिकॉर्ड बना मेरे लॉ करते करते यूनिवर्सिटी में। कंसेक्टिव 3 इयर्स मुझे यूनिवर्सिटी कलर मिला, जो ना उससे पहले कभी था और आज तक भी हुआ नहीं है ऐसा किसी स्पोर्ट्समैन के पंजाब यूनिवर्सिटी के दौर में। तो इस तरह से मैं इस प्रोफेशन की तरफ मेरा रुझान बना। जब आप क्रिकेट के साथ साथ अपनी पढ़ाई कर रहे थे लॉ की, तो लॉ से मोहब्बत होनी शुरू हो चुकी थी या अभी भी आप क्रिकेट से ज़्यादा मोहब्बत चल रही थी उस वक्त? मोहब्बत तो क्रिकेट से ही ज़्यादा थी। मैंने कुछ लॉ के अपने एग्ज़ाम भी ऐसे दिए कि मैं सुबह मैच खेलने जा रहा हूँ, और बहुत लंबे लंबे टूर किए। उस समय दूरी काफ़ी थी, कुछ ऐसे मैचेस थे, रात का सफ़र करता था, सुबह आके एग्ज़ाम देता था, एग्ज़ाम दे के फिर वापस उस टूर्नामेंट में अपना मैच खेलने चला जाता था। लॉ के दौरान भी मेरा ऐसा कई बार ऐसा दौर आया मेरे बीच में। तो कई बार पेरेंट्स उसमें क्वेश्चन करते थे, तो मदर ने मेरे सामने एक कंडीशन रख दी थी। एज अ स्पोर्ट्समैन जो मेरी परसेंटेज थी मैट्रिक और +2 तक, वो +2 में 58-59 के आसपास पेंडुलम रहता था। उस समय 88-89 में फर्स्ट डिवीज़न ही बहुत मैटर करती थी। आज तो 90+ की बात होती है, बच्चों के ग्रेडिंग है। तो मेरी मदर ने कहा कि फर्स्ट डिवीज़न चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता तू खेल या ना खेल। तो आई एश्योर्ड हर। तो मेरा टारगेट वो साथ साथ ये रहा कि पैशन क्रिकेट, प्यार क्रिकेट, सब कुछ क्रिकेट, बट मदर को जो दिया हुआ प्रॉमिस था वो पूरा करना था। तो मेरे 63% मार्क्स आए, तो यूनिवर्सिटी में मेरी 8th पोजीशन थी लॉ के अंदर। तो इस तरह से मेरा पढ़ाई का जो है दोबारा से ट्रेंड बना मेरा इस तरफ, मैं फिर दोबारा से बेंड हुआ और प्रोफेशन में आया। तो उसके बाद फिर मैंने मुड़ के कभी इधर उधर इसमें एक चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगा, जानना क्या दर्शकों को भी बताना चाहिए कि एनकेपी साल्वे थी क्या? वो इंडियन टीम का एक, आई थिंक इंडियन टीम का एक चैलेंजर, इसे चैलेंजर ट्रॉफी, एनकेपी साल्वे चैलेंजर ट्रॉफी नाम था। ये डोमेस्टिक क्रिकेट का हाईएस्ट क्रिकेट लेवल है मेन इंडियन टीम में। उससे पहले का ये चैम्पियनशिप होती है और इसमें 3 टीम बनाई जाती हैं ऑल ओवर इंडिया से। इसमें उस समय इंडिया सीनियर्स और 2 टीम और थी, जिसमें इंडियन टीम के सभी प्लेयर खेलते थे, और सचिन तेंदुलकर मेरी उस टीम के कैप्टन थे, तो उनके साथ मुझे खेलने का मौका मिला। उस टीम में आप थे जिसमें सचिन कैप्टन थे? हाँ, सचिन तेंदुलकर थे, सौरव गांगुली थे, राहुल द्रविड़ थे, और मुझे लास्ट मिनट इंक्लूजन हुआ था। तो मुझे ये भी बहुत अच्छे से याद है कि मुझे उस समय जो जर्सी दी गई लास्ट मिनट पे टीम में ऐड करने पर, तो उस ड्रेस अवेलेबल नहीं थी, कलर ड्रेस थी उस टूर्नामेंट में, तो मुझे राहुल द्रविड़ की टी-शर्ट पहनने को मिली थी, जो उनके पास स्पेयर थी। सो इस तरह से ये सब ज़िंदगी के जो है पलटियाँ खाते हुए मैं पहुँचे आप। नहीं, एक चीज़ और भी है कि आप जैसे क्रिकेट में आपने कहा कि एनकेपी साल्वे, और हमें याद है कि एनकेपी साल्वे बोर्ड प्रेसिडेंट थे, उनके नाम पे ट्रॉफी थी। उसके बाद आप हरियाणा से जुड़े रहे, एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, आप सेलेक्टर भी रहे, पीडीसी के सेक्रेटरी रहे आप। फिर मुझे वो भी वक्त याद है कि जब सचिन का लास्ट मैच रणजी लाहली में ऑर्गेनाइज़ किया, आप उस टीम में भी थे। उसमें मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर था। एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे बहुत जल्दी ले लिया था हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन में। तो मैं पढ़ाई और अपनी वकालत के साथ साथ क्रिकेट में कोशिश करता था कि जो मुझे गेम से मिला है मैं उसे वो वापस दे सकूं। आप जुड़े रहे, मतलब आपने कभी जुड़ा रहा। मैं सेलेक्टर भी बना, मैं 2-3 और कमेटीज़ में भी मैंने वकालत के साथ साथ सर्विसेज दी। मुझे अंपायर्स की कमेटी, स्कोरर कमेटी, और इस तरह से 2-3 कमेटियाँ थी। कैसा एक्सपीरियंस रहा सचिन के साथ? वो लास्ट मैच रणजी जब सचिन विदा लेने वाले थे। हाँ, सचिन का वो फेयरवेल मैच था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, लाहली स्टेडियम रोहतक में बना था, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन वहाँ हुआ था। उसमें मैं सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स देख रहा था। तो बहुत हम्बल इंसान है, कोई बातचीत अच्छा एक्सपीरियंस था।
मुझे हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से जब फेयरवेल के लास्ट मिनट पे जब मुझे एड्रेस करने के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया था कि जो बोलना है वो आप बोलोगे, तो उस समय अच्छा लगता है सबको। ही वॉज नोन एज गॉड ऑफ क्रिकेट, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं हो सकता कि अच्छा ना लगे। जी, आप दिल से, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट से मोहब्बत जो है वो लंबा चल रही है और अभी भी आपके अंदर एक स्पोर्ट्स पर्सन है जो दिखाई पड़ता है। मैं चाहूँगी कि ऑडियंस भी आपके दिल में, आपके जहन में झांक सके। क्रिकेट में आप किस तरह के प्लेयर थे? क्या आप टीम प्लेयर, टीम को इकट्ठा रखने वाले थे? क्या आप फास्ट खेलने वालों में से थे या आप ठहराव के साथ खेलने वाले थे? और किस तरह से वो मैं आप, एग्रेशन के साथ खेलता था। तो क्या आप एज अ जज भी उसी तरह से काम करते हैं? ऑलराउंडर था मैं, जी। फास्ट बॉलर था और छठे या सातवें, छठे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे और जब कभी लगता था कि रनों की रफ्तार बढ़ानी है तो बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करके ऊपर भी भेजा जाता था, तो मैं तेज़ खेलता था। और शायद इसीलिए आपकी एज ए जज भी इमेज यही है कि आप तेज काम करते हो और ये आप इमेज तो देखो पब्लिक में काम क्या है, एज करने- अ जज मैं नहीं बता सकता तो बट हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जो भी मैं बेस्ट पॉसिबल हो मैं अपना 100% दे सकूँ, क्योंकि आम आदमी की उम्मीद आखिरी उम्मीद है कोर्ट्स, जी जी, और गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जहाँ से लोग बहुत सफ़र करके कहीं ना कहीं से कोर्ट में आते हैं, और वो लोग आते हैं तो किसी तकलीफ़ से आते हैं, शौक़ से कोई नहीं आता। तो मैं इस भावना के साथ केसेस को सुनने की और उनका फैसला जल्दी कर सकूं, ये कोशिश रहती। तो स्पीड आप ले आए हैं, कोर्ट रूम तक पहुंच चुकी मेरी है, स्पीड- क्योंकि दिल से आप क्रिकेटर थे और एक फास्ट। नेचुरल है फिनोमिना। जी, मैं मुझे नहीं लगता मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐसा सोचा है कि मैं स्पीड तेज कर रहा हूँ या कुछ ऐसा है इंटेंशनली। मैं एक नेचुरल वे में अपना काम कर रहा हूँ। बट ये आप मानते हैं सर कि बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, एडमिनिस्ट्रेशन में आप रहे, वकालत लंबे समय तक की, आप पंजाब हरियाणा में एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे, कहीं ना कहीं एक जिस पद पर अब अभी आप हैं वो सारा आपने क्योंकि दौर देखा है, एज ए लेमैन भी, एज ए एडमिनिस्ट्रेशन भी, तो वो फ़र्क है ना कि एक विज़न क्लैरिटी और एक जजमेंट में वो झलकता भी है, जिस तरह आपके फैसले भी काफ़ी चर्चा में रहे भी हैं। ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ कि मेरे फैसले चर्चा में रहते हैं, वो अच्छे नोट पे हैं या बुरे नोट पे हैं, क्रिटिक है, मुझे नहीं पता। बट हाँ, एक्सपीरियंस ज़रूर मिलता है, उस चीज़ का फ़ायदा रहता है। आप एडमिनिस्ट्रेशन की वर्किंग को अगर समझते हो, गवर्नमेंट की वर्किंग को, फाइल को, उसकी मूवमेंट को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, तो आपको केस की सुनवाई के दौरान काफ़ी उसमें मदद मिलती है। केस को समझने में सरकार कहाँ पे या किसी दूसरी साइड का क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे हो सकता है, रूल्स रेगुलेशंस का, प्रोसीजर का, वो सब उसका अनुभव तो आपको काम आता है। मैं और मीशा जब ये बात कर रहे थे जब इस इंटरव्यू से पहले कि कितना टफ होता है एक इंसान के लिए कि आप आज से जो 5 साल पहले लाइफ जी रहे थे वो नहीं जी पा रहे हैं। हम खुलेआम घूम सकते हैं, जा सकते हैं, वो बंधन एक आपको लग रहा है कि आप ग्राउंड के आदमी थे, आपने जाना, खेलना, चाहे फैमिली की बात हो चाहे दोस्तों की बात हो, वो बंधन अभी भी एक एज ए जज, एज ए जस्टिस वो लग रहा है कि प्रोटोकॉल है बहुत। रादर मैं इसमें ऐड करूंगी कि एक तरफ लाइफ जिसमें आप पब्लिक आई में हैं और एक तरफ वो एक्सपेक्टेशंस कि अब आप प्राइवेट हैं, यू हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ क्योंकि आपकी प्रोफेशन की डिमांड है। तो कैसा है ये ट्रांजिशन? क्या आप इसे एब्जॉर्ब कर पाए हैं? आर यू कंफर्टेबल विद इट? हाँ, मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, मुझे आसान रहा। मैं ज़्यादा आउटगोअर नहीं था शुरू से। स्पोर्ट्स में था तो 100% फोकस था, तो गेम में प्रैक्टिस की, शाम तक थक के आते थे, घर सो जाते थे, आके रेस्ट किया और अगले दिन की तैयारी की। उसके बाद मैं जब प्रोफेशन में आ गया, एज ए लॉयर मैंने काम किया, तब भी यही था, शाम को ऑफिस में बैठना है, सुबह कोर्ट चले जाना है, अगले दिन की तैयारी करनी है, कोर्ट से आने के बाद केसेस हैं, पढ़ने हैं। जब जज बना तो थोड़ा सा नेचर ऑफ वर्क तो डिफरेंट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल नहीं हुई उसको अडॉप्ट करने में। आई एम वेरी कंफर्टेबल एंड आई एम एन्जॉइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्किंग विद पैशन, दिस मच आई कैन से। आइसोलेट होने की जहाँ तक बात है कि आपको ये समझना पड़ता है, क्योंकि जब आपको हाई कोर्ट में अगर जब आपकी अपॉइंटमेंट की बात होती है जज के लिए, तो आपसे कंसेंट लिया जाता है। ये कोई ऐसी पब्लिक अपॉइंटमेंट नहीं है कि एप्लीकेशन से इनवाइट किया जाता है और आपकी इंटरव्यू हो रहा है और कुछ हो रहा है, तो आपको इनवाइट किया जाता है, जैसे आपके कॉलेजियम को जो चीज़ ठीक लगती है, तो उसमें आप जब कंसेंट देते हैं तो यू आर मेंटली प्रिपेयर टू से इफ़ यू आर नॉट रेडी देन यू मस्ट से नो। इफ़ आई सेड येस, तो आई अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम एंजॉइंग इट, आई एम हैप्पी विद इट। वो पहला दिन आपको याद होगा जब आप उसी कोर्ट में, आपकी जब
कोड, क्योंकि ड्रेस कोड होता है, आप बतौर जज गए, शपथ ली, वो फोटोग्राफ्स आती हैं, और बतौर जज पहले दिन आप उस कुर्सी पे बैठे। किसी भी लॉयर की ज़िंदगी में हाई कोर्ट में जज लगना एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने जैसा होता है, और मेरे लिए भी यही था। मेरे लिए कुछ पल खास थे। उस समय तक मैं अपने पापा को खो चुका था। वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया था। जी जी, हम समझ सकते हैं। सो भावुक क्षण भी थे, खुशियाँ भी थी, और मेरे मदर का, मेरे फादर का वो एक इसमें सपना, बहुत बड़ा रोल है, बिल्कुल। और पूरे जो आपका परिवार, और एक वो तस्वीर भी हमने देखी थी, जब एक एलिवेशन होती है वो। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं उनके सपनों पे पूरा उतर सकूं, और जो आम जनता है जो कोर्ट में आती है, जो उनके उम्मीद है न्याय प्रणाली से भारत की, उस पे खरा रहूं। वकील का दौर, वकालत का दौर, और बतौर जज वही हाई कोर्ट, वही रूम, बस एक जगह बदली, नज़रिया बदला, अब आप फैसले करते हैं। कितना इजी और कितना डिफ़िकल्ट आपके लिए रहता है? इजी और डिफ़िकल्ट ये एक इंडिविजुअल्स पर्सपेक्टिव है। मुझे ना तो ये इजी लगा और ना डिफ़िकल्ट लगा। मैंने इसकी कभी इस तरह से इसको कभी देखने की कोशिश नहीं की, एनालाइज नहीं किया। रोल बदल गया। उस समय होता था कि मैं सिर्फ अपने क्लाइंट के केस की तरफ ध्यान मेरा ज़्यादा एक पक्ष के झुकाव में हूँ, अपनी कोशिश करता था बात रखने की। अब मुझे कि दोनों पक्षों को सुन के बैलेंस क्रिएट करना है, लॉ क्या कहता है, वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के मुझे जस्टिस देने की कोशिश करनी है कि किसी के साथ गलत हुआ है तो उसे न्याय मिल सके। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और कोई विश्वास है आपके ऊपर। हमारी संस्था के लिए हम अकाउंटेबल हैं, हमें देखना है भारत की न्याय प्रणाली जिसका विश्वास कभी डगमगाए ना आम जनता के लिए। और मैं समझता हूँ हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है, जो इसका ढांचा है, वो बहुत खूबसूरत है। बहुत डेवलप्ड कंट्रीज से भी कहीं ज़्यादा हम बहुत अच्छे से काम करते हैं। जब हमने स्टडीज़ की हैं, मिलते हैं और कंट्रीज़ के जजेस से मिलते हैं, बात करते हैं, वो लोग बहुत इम्प्रेस्ड हैं जिस तरह से हमारे यहाँ काम होता है। जी, प्लीज़ अलाउ अस इनटू योर ब्रेन। हम चाहते हैं कि एक जज जब उस ओहदे पे बैठे हैं, जब जिम्मेदारी का एक तरह से शोल्डर पे महसूस होता होगा, कोई केस अगर इस तरह का आता है जिसमें ज़िंदगी मौत का फैसला हो, व्हाट गोज़ इनटू योर माइंड, क्या चल रहा होता है अंदर? क्योंकि मुझे लगता है जितना आपका एक्सपीरियंस है, आपको वाकई शायद देख के पता लग जाता होगा कि किस तरफ इंसाफ कई बैठता केसेस है। आते हैं जिनमें बहुत पेचीदगी भी होती है, कई बार समय लगता है देखने में। तो ऐसे में फैक्ट्स जो सामने केस के आते हैं उसके आधार पे फैसला करते हैं। कभी इमोशंस हावी होने की कोशिश करते हो, कैसे सप्रेस करते हैं, क्योंकि यू हैव टू गो बाय द लॉजिक। केस की नेचर पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इमोशंस कई जगह काम आती हैं, कई जगह पे बाय एंड लार्ज ये कहा जाता है कि कोर्ट के अंदर इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं होता आजकल, क्योंकि एक नया ट्रेंड है लिटिगेशन का, रन अवे कपल्स। वो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रोटेक्शन लेने के लिए आते हैं, और उसमें उन्होंने अपने पेरेंट्स को ही दूसरी तरफ पार्टी बनाते हैं कि उनके ऊपर एलिगेशंस होते हैं कि हमें जान से मार देंगे, हम इनसे डर रहे हैं, भाग रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक बहुत स्वाभाविक सी बात है कि इमोशंस आएंगी बीच में, कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स को कोर्ट में कैसे, स्पेशली हमारी कंट्री में, हमारे देश में, जहाँ हम मॉरल वैल्यूज़ को, एथिक्स को, हमारी संस्कृति को, उन चीज़ों की हम कदर करते हैं, उनको हम वैल्यू रखते हैं। तो ऐसे में जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो वहाँ इमोशंस ज़रूर होती हैं, और मैंने कई जगह कोशिश की है इमोशंस के साथ बच्चों की इमोशंस को इंजेक्ट करके, उसको स्पार्क करके किसी तरह से, कि वो अपने पेरेंट्स के साथ स्ट्रीमलाइन में वापस जाएं। जी, तो फिर वही आप एक इमोशनल एंकर की तरह भी कोशिश करते हैं कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ उस तरह। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इंडियन जुडिशरी इज़ बाय फार वेरी सुपीरियर। आपके हिसाब से बहुत अच्छा काम हम दूसरे दुनियाओं के कंपैरिजन में, देशों के कंपैरिजन में भी कर रहे हैं। एक लेमैन सोच बना दी गई है कि इंडियन कोर्ट्स, पेंडेंसी इज़ अ बिग प्रॉब्लम। पेंडेंसीज, आपसे थोड़ी देर पहले भी चर्चा हो रही थी, आप बता रहे थे कि किस तरह से लिटिगेशंस और केसेस भी अलग अलग नेचर के आने लग गए हैं। तो मैं समझना चाहूँगी आपका पर्सपेक्टिव इसको लेके क्या है कि पेंडेंसीज, क्योंकि लेमैन बोल देता है। पेंडेंसी का देखिए, आप
सिर्फ कोर्ट्स उसके लिए जिम्मेवार नहीं हो सकती, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें किसी का कंट्रोल भी नहीं है। अगर आप इसकी कंपैरेटिव स्टडी करें तो उसमें मैं कहूँगा कि उस ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर पॉपुलेशन की इंक्रीज़ को हम देखें, नेचर ऑफ लिटिगेशन जो केसेस की जो बढ़ गई है कोर्ट्स में फाइल होने की, उसको अगर हम देखें जो आज से 15 साल पहले नहीं था, उसमें कई तरह की नई तरह की लिटिगेशन ऐड हो गई है, कम नहीं हुई, ऐड हुई हैं। नेचर ऑफ लिटिगेशन बढ़ गई, जैसे मैंने अभी बताया रनअवे कपल्स। ये हाई कोर्ट के अंदर मैंने एक केस में डिसीजन भी दिया था, करीब करीब 90 से 100 केस डेली फाइल होते हैं, ऐसे केसेस। तो आप देखिए कि वो केसेस आज से 15 साल पहले नहीं थे कहीं। और अगर आपको 90 केस एक दिन में डिसाइड करने, और अगर आप एक केस पे 2 या 2.5 मिनट 3 मिनट भी देते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कितने मिनट हो गए। 270 मिनट, कितने घंटे बने? 4 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया। तो 4 घंटे से ज़्यादा का समय जब आप सिर्फ एक इसी तरह के केसेस को सुन रहे हैं, तो आप बाकी केसेस को कब सुनेंगे? और ये केसेस अर्जेंट नेचर के हैं कि किसी की लाइफ एंड लिबर्टी दांव पे लगी हुई है। तो एक ये केसेस बढ़ गए। आज से पहले सक्सेशन एक्ट में डॉटर्स को राइट नहीं था, आज डॉटर्स अवेयर हैं। कॉर्पोरल पनिशमेंट स्कूल में स्टूडेंट के लिए नहीं थी, माइनर्स अपने राइट्स के लिए अवेयर हो गए हैं। इसको हम दोनों तरफ देख सकते हैं, क्रिटिकली भी और पॉजिटिवली भी। बट लॉ की अवेयरनेस, कानून में अपने लीगल राइट्स की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी है पब्लिक में। तो आज हर छोटी छोटी बात के लिए केसेस फाइल होते हैं। अगर हम उसकी ये प्रोपोर्शनेट देखें कि केसेस डिसाइड करने की क्या स्पीड बढ़ी है कि नहीं बढ़ी पिछले कुछ 10 साल में, तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली ये पेंडेंसी का जो एक मिसकंसेप्शन माइंड में पब्लिक के बनता है, शायद ये दूर हो जाए। क्योंकि वो हम कवरेज भी करते रहे हैं कि इस साल 24-25 में 4,32,000 केस पेंडिंग। मैं आपको अपनी हाई कोर्ट का एग्जांपल दे सकता हूँ विद डाटा। लास्ट ईयर हमने करीब पेंडेंसी को डाउन किया है 10 से 11 हज़ार केसेस में, और मीडिया ने इसको न्यूज़ को कवर भी किया था। तो हमारी अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट अपने आप में उसने इतना अच्छा काम किया है। मैं एक और सवाल अगर इसमें ऐड करती चलो, क्योंकि पेंडेंसीज का मन में एक डाउट रहता है, लोगों को लगता है कि पेंडेंसीज हैं, पॉपुलेशन हमारी बहुत बड़ी है, मैन पावर शायद उस रेशो में, उस प्रोपोर्शन में नहीं है। मैं ये भी समझना चाहूँगी, इस बीच एक और चीज़ है जिसके ऊपर आम आवाम कहती है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें 20-20 दिन की वेकेशन भी होती है। तो कैन वी अफोर्ड इन करंट डे एंड टाइम कि इस तरह की वेकेशन सिस्टम को चलते रहना चाहिए, या इसमें भी तब्दीलियों की ज़रूरत है क्योंकि मैन पावर कम, काम ज़्यादा? इसमें देखिए, मैं थोड़ा सा बात को डिटेल में जाना चाहूँगा। किसी भी लॉयर या जज की लाइफ अगर आप देखेंगे तो किसी और प्रोफेशन से कहीं ज़्यादा हेक्टिक है। वाटर टाइट कंपार्टमेंट में काम करते हैं इवन एडवोकेट्स, सिर्फ जजेस नहीं। हाँ, जजेस की लाइफ और ज़्यादा टफ हो जाती है, जिसे नज़रअंदाज करते हैं। वो 10 बजे चेयर पे बैठता है, 1 बजे तक कंटिन्यूसली बैठा है विदाउट एनी मूवमेंट टू द बॉडी। उसे लगातार वो 3 घंटे लॉयर्स को सुनना है। किसी केस में 2 लॉयर हैं, किसी में 4 लॉयर हैं, किसी में 6 लॉयर हैं। उसका कंसंट्रेशन लेवल, उसका फोकस कितना ज़्यादा रहता होगा, उन सब चीज़ों को ग्रैस्प करना, उनकी आर्ग्यूमेंट्स को याद रखना, एब्जॉर्ब करना और फिर उनको डिक्टेट करना, पेन डाउन होना चाहिए। आप कहीं पे भी छोटी सी लेक्सिटी नहीं कर सकते कि एक आर्ग्यूमेंट लॉयर ने की थी और आप अपने ऑर्डर में या जजमेंट में ना दें। तो उसके लिए भी एक रिटर्न एप्लीकेशन आ जाएगी, मेरी आर्ग्यूमेंट थी और ये जज ने एड्रेस नहीं किया, इसको इग्नोर कर दिया। इतनी अलर्टनेस एक जज की लाइफ में चाहिए उस चेयर पे 3 घंटे बैठने पे। इंटेंसिटी मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं कहीं क्रिटिकली इस बात के लिए नहीं कह रहा, डिफरेंस बता रहा हूँ जो आपने क्वेश्चन किया है। फिर उसके बाद 1:45 बजे से लेकर 4 बजे तक फिर कोर्ट में बैठते हैं। ये जो समय है 6 घंटे के करीब, ये आपकी लाइफ को सिडेंट्री लाइफस्टाइल में ले जाता है। आप एक ही जगह बैठे हैं, बिल्कुल मूव नहीं कर रहे, और कंटिन्यूसली आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपकी आईज ओपन है, आपके ईयर्स ओपन है, एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, यू आर एब्जॉर्बिंग इट, यू आर गिविंग इट अ थॉट ऑल्सो, इट्स रनिंग थ्रू आउट योर माइंड, ब्रेन एंड बॉडी, एवरीथिंग। और आपने उसको शाम को पेन डाउन करके ऑर्डर पास भी करना है। तो अब हमारी स्पीड ये रहती है कि हम कोशिश करते हैं हमारे 80% से ज़्यादा केसेस सेम डे अपलोड भी हो जाते हैं। जजेस हर जगह पे ऐसे चल रहा है, नेशनल ग्रिड पे डाटा अवेलेबल है, किसी से कोई चीज़ आज छुपती नहीं है।
ऐसा लाइफस्टाइल किसी और प्रोफेशन में नहीं है। और मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि भी आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे जैसे IAS ऑफिसर्स हैं, कितनी रिस्पेक्टफुल चेयर है, बड़ी मुश्किल से किसी को वो क्रैक करने के लिए एग्ज़ाम मिलता है, सिविल सर्विसेज क्रैक करके आते हैं। उनकी मूवमेंट भी है किसी ना किसी बहाने से, वो फील्ड में भी जाएंगे, किसी मीटिंग में जाएंगे, बैठेंगे उठेंगे, चाय के लिए ब्रेक होगा, कुछ होगा। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम एक ही जगह बैठे हैं, वहीं हैं। आइसोलेटेड लाइफ जैसे आपने कहा था, वो भी एडिड फैक्टर है। चैम्बर में उसके बाद चैम्बर वर्क है, वहाँ भी हमें बैठ के काम करना है। बहुत हमें लिमिटेड टाइम अपने रूटीन में से, अपने 24 घंटे में से ही निकालना पड़ता है टू कीप आवर सेल्व्स फिट सो दैट वी कैन परफॉर्म वेल। वो भी एक टारगेट और रीज़न ये रहता है कि वी हैव टू परफॉर्म वेल। अगर हमने हेल्थ मेंटेन ना की तो हम एज अ जज भी ज़्यादा देर काम नहीं कर पाएंगे, जल्दी हमारी बॉडी भी जवाब देगी। किसी के फ्रोजन शोल्डर है, किसी को सर्वाइकल है, किसी को बैक एक है, ये सारी कॉमन एलिमेंट्स हैं जो जजेस फेस करते हैं, बट ये ऑल आर इग्नोर्ड बाय द पब्लिक। आपने परफॉर्मेंस की बात की, आप क्रिकेटर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस क्रिकेट में, टीम में मैं से यहाँ पे आपके यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि केस कितने आपने डिस्पोज ऑफ होते हैं ना, वो परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कि कितना जल्दी आप न्याय प्रक्रिया को सरल बना देते हो और किसी को रिलीफ या किसी का डिसीजन हो जाता है। तो वो भी आप में एक रहता है, हम क्योंकि अब लिस्ट है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होता है, तो हम वो भी देखते हैं कि ग्रिड जो बना हुआ है कि इस कोर्ट में इतने जजेस, ये जजेस के इस साल इतने केस डिस्पोज ऑफ किए, तो कहीं ना कहीं ये परफॉर्मेंस को हम कह सकते हैं। इसमें परफॉर्मेंस कहना बड़ा मुश्किल होगा इसमें, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं इन्वॉल्व। एक जज अगर दिन में 50 केस डिसाइड करता है और एक जज सिर्फ दिन में 2 या 3 केस डिसाइड कर रहा है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि उस जज ने जिसने 2 केस डिसाइड किए उसने परफॉर्म अच्छा नहीं किया एज ए जज। वो केस लंबा चल सकता है, उस इशू पे डिपेंड करता है, टिकलिश हो सकता है, उसके अंदर मटेरियल जो कंसिडर करना है बहुत ज़्यादा है। 50 केस हुए, वो छोटे इश्यूज़ हो सकते हैं, फटाफट से डिसाइड हो गए। बहुत सारे फैक्टर हैं, तो इसमें हम किसी की परफॉर्मेंस को कम या ज़्यादा नहीं आंक सकते। बट संतुष्टि बहुत होती है कि जब आप लिस्ट देखते होंगे कि 120 केसेस डिस्पोज ऑफ, जो पब्लिक के अंदर जो एक एक्सपेक्टेशन है हमारे यहाँ कोर्ट से, तो वो उसको देखते हुए ज़रूर अच्छा लगता है कि पब्लिक की अगर उम्मीद पे आप खरे उतरते हो तो किसी को भी उसमें अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी। अच्छा, अब हम कोर्ट में कई बार देखते हैं भैया, कवरेज भी जब हम करते हैं कि अब क्योंकि टेक्नोलॉजी सबके पास अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, टाइम बहुत डिजिटलाइजेशन का है। हमने देखा कि एक बार आपने कॉल भी लगा दी थी, वो मुझे बड़ा वो देखा कि आपने किसी थाने में, वो क्या था, और देख के अच्छा इसलिए लगा कि आम आदमी को ये सेटिस्फेक्शन है कि हाँ, एक हाई कोर्ट के जज भी सिरे तक पहुँचे और खुद ही उन्होंने मॉनिटर किया। वो किस्सा क्या था वो, क्योंकि मैं लगता हूँ कि ये पहुँचना चाहिए दर्शकों तक। वो उसके पीछे की बैकग्राउंड में मैं अगर जाऊंगा तो आप जैसे कोविड के दौरान देश के प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि आपदा में अफसर, तो जब कोविड के अंदर जब ऐसी सिचुएशंस आई तो उसमें से देखते थे तो डिजिटाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कोर्ट्स कंडक्ट की। उस समय मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल भी था हरियाणा में, तो स्टेट काउंसिल के तौर पे मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपीयर भी होता था, आर्ग्यू करता था। तो उससे हम टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी नज़दीक चले गए उसके यूज़ करने में। वो मुझे जो देखा मैंने उसे यूज़ किया तो उसका फ़ायदा मिला। वो केस ऐसा था, जब मेरे सामने जिस केस की आप उमेश बात कर रहे हो, एक्यूज्ड पेटिशनर था जिसे मैंने बेल दी थी और सब्जेक्ट टू ज्वाइनिंग द इन्वेस्टिगेशन कि आप तफ्तीश में जाके शामिल हो जाओ। नेक्स्ट डेट पे स्टेट के काउंसिल ने कहा कि आके तफ्तीश में शामिल नहीं हुआ। पेटिशनर का कहना था कि मैं जाता हूँ और मुझे ज्वाइन नहीं करवा रहे। वो पुलिस ऑफिसर्स पे टारगेट कर रहा था। तो मेरे सामने उस समय मुझे दिमाग में ये है कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्यों ना थाने को लाइव ले लूँ, पुलिस स्टेशन को। और जब पेटिशनर काउंसिल से पूछा तो उसने कहा कि जी मेरा क्लाइंट तो पुलिस स्टेशन में ही है। और पुलिस ऑफिसर से जब स्टेट काउंसिल से पूछा तो कहने लगा जी पुलिस स्टेशन में नहीं है। तो मैंने वीडियो कॉल पे लेके उसे और ज्वाइन करवा के वो देखा तो पुलिस स्टेशन में था। तो वो दोनों के लिए मुश्किल हो गई, पुलिस वाले के लिए भी झूठ बोलना और कन्फ्रंटेशन हो तो कन्फ्रंटेशन थी। तो उसे दूर करने के लिए मैंने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, तो वो जल्दी सॉल्व हो गया। सो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हुआ है या ये एडिड प्रेशर भी है कहीं ना कहीं? नहीं, फ़ायदा ही हुआ। अगर आप उसे ठीक से यूज़ करेंगे तो देखो हर चीज़ का
डिसएडवांटेज और एडवांटेज साथ साथ चलते हैं। एक मिशा और मेरे जहन में केस आता है, क्योंकि हम लोग जब कवर करते हैं, हम डिफरेंट कोर्ट्स में जाते हैं जहाँ पे इस तरह के वाक़या भी हमें देखने को मिले कि जब एक अक्यूज्ड अपीयर हुआ सडन आपके स्टाफ ने और आपने नोट किया, और जबकि उसको पुलिस ढूंढ रही थी काफ़ी समय से, चर्चित केस रहा था, नाम नहीं लेंगे, खुद डीजीपी वहाँ मौजूद थे। हाँ, उस समय ऐसा हुआ था, आप कोर्ट में थे, मुझे ध्यान नहीं है, बट ये ज़रूर पता है कि काफ़ी मीडिया उसे फॉलो कर रहा था और मेरे लिए भी बड़ा चैलेंज था उस केस में। बट उस बिल्डर के एडवोकेट ने भी कहा कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है क्लाइंट मेरा। मैंने कुछ क्वेरीज दी थी, एफिडेविट मांगा था, तो वो आ नहीं रहा था कि जी मेरा क्लाइंट मुझे पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं रहा, आप केस को सुन लो। मैंने कहा जब तक एक ऑर्डर किया हुआ उसकी पर्सनल अपीयरेंस का, जब तक कंप्लाई नहीं होगा तो नहीं करेंगे। पंजाब पुलिस ने भी काफ़ी कोशिश की, नहीं पता लगा। तो वो जैसे चोर अपने निशान कहीं ना कहीं छोड़ जाता है, तो वो ऐसे निशान उसने, वो ईडीएम काम आया, तो वीसी के ऊपर ज्वाइन किया हुआ था उसने। तो मैं नॉर्मली अपनी कोर्ट में वीसी को ऑन रखता हूँ, ज़्यादातर कोर्ट्स वीसी को ऑन कर लेती हैं सुबह कोर्ट आवर्स में, कि किसी लॉयर ने ज्वाइन करना है तो उनकी रिक्वेस्ट होती है, वीसी पे थ्रू भी काम करते हैं, हाइब्रिड सिस्टम काम कर रहा है टेक्नोलॉजी पे। स्क्रीन पे अगर आप अपना कोई गैजेट यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका नाम शो करेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, ये एक एडवांटेज है। और अगर आप किसी अननोन डिवाइस को यूज़ कर रहे हो तो आपका नाम शायद ना दिखाई दे। तो वो ये गलती कर गया, मैं उसके पार्ट पे तो गलती कहूँगा, हमारे लिए अच्छा हुआ, तो उसका नाम स्क्रीन पे दिखाई दे गया। मैंने नोटिस किया तो मैंने अपने स्टाफ में सिग्नल किया कि इसने ज्वाइन किया हुआ है। तो मैंने काउंटर किया तो डीजीपी और उनके काउंसिल भी सब कहने लगे कि जी हमें तो मिल नहीं रहा, अनट्रेस्ड है, वी आर हेल्पलेस। तो मैंने तो देखा तो उसने ज्वाइन किया हुआ था। मैंने अपने स्टाफ को तब इशारा किया कि इसको यस करो, कमांड दो, तो ही वॉज ऑन दिस बिग स्क्रीन। तो अगर आप लोग वहाँ थे तो उस कोर्ट का नज़ारा समझ सकते हो आप। तो ये रंगे हाथ करने वाली बात हो गई। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी भी अब फ़ायदेमंद है, और प्लस उसका यूज़ किस तरह से करना है वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, वो इम्पोर्टेंट है, आप कैसे उसका यूज़ करते हो। और आपको क्या लगता है कि जब आप जिस कुर्सी पे हैं, लोगों की उम्मीदें होती हैं, खचाखच कोर्ट भरे रहते हैं, और वकील जब बाहर निकलता है चेहरे पे मुस्कान होती है, या वो फ़ोन पे होता है कि हाँ या ना, लेकिन आप इतनी फाइलें, सुबह 150, अगर मैं सही हूँ तो 100 से 150 केस एक कोर्ट में लगे होते हैं। ये इतनी फाइलें पढ़ना, इतने पुराने केसों को वो करना, ज़िंदगी आपको लगता है कि ये तो पूरा एक मतलब 24 आवर्स का काम रह गया? चैनलाइज हो गई है लाइफ, तो वो रूटीन बन गया। जैसे आपको अपना फील्ड याद रहता है कि आज किसको मिला, मैं उसने इंटरव्यू में क्या कहा था, या आप उसका इंटरव्यू लेते हुए उसे किसी चीज़ से काउंटर करोगे कि दूसरे ने ये कहा था आपके लिए। तो ये सब चीज़ें चैनलाइज हो जाती हैं, आप फिर उसी तरह से काम करते हो, तो आपको बॉडी ट्यून अप हो जाती है। कहीं आपके फैसलों में हमने देखा कि आप कुछ भगवान के या ग्रंथों का आप उल्लेख करते हो, और आप नहीं, कहीं मैंने कोर्ट के, कहीं बाकी जजेस के मैंने देखा, ये रिफ्लेक्ट जब होता है तो माइंड में वो चीज़ आती है कि इस फैसले में हमें ये लाइन देनी है, यदा यदा ही धर्मस्य, या मैंने कहीं पढ़ा ये कहीं फैसले। अब आप देखिए, आप इस श्लोक को, इसका अगर आप अर्थ समझें तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वो इसी श्लोक पे टिका हुआ है। धर्म की स्थापना क्या है? न्याय। तो न्याय कहाँ से फ्लो कर रहा है? धर्मशास्त्र से, मनुस्मृतियों से, उपनिषदों से। तो वहाँ से जब बनते बनते कानून बना, तो वो कोई भी जो आप एक एक्ट अपनी लाइफ में करते हो, अगर वो मॉरल है तो वो ऑफेंस नहीं है, इमोरल है तो वो ऑफेंस है। जिस काम को करने के लिए आपके बड़े रोकेंगे या समाज जिसे पसंद नहीं करेगा, वो ऑफेंस है। तो आप ये देखोगे वो हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ऐसा कोई भी एक्ट जिसे ना समाज पसंद करता, ना आपका परिवार पसंद करता, वो आपको पहले वाले इंडियन पेनल कोड में या आज के भारतीय न्याय संहिता में मिलेगा। तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है। तो इसलिए वो धर्म से जुड़ी हुई ही एक चेन चली आती है, वो लिंक है। वो कड़ी दर कड़ी जुड़ते 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 आज वो हमारा भारतीय न्याय संहिता बना है। तो धर्म से आप न्याय को कभी अलग कर ही नहीं सकते। धर्म को निभाओगे तो न्याय कर पाओगे, धर्म से विमुख हो गए तो आप न्याय कर ही नहीं पाओगे। आप कानून के विशेषज्ञ हैं, कानून की किताबें आपने बहुत पढ़ी हुई हैं। क्या आप धर्म ग्रंथों को आज भी पढ़ते हैं, या पढ़ने का समय मिल पाता है? क्या आप उससे इंस्पिरेशन लेते रहते हैं? कोशिश करते हैं, जितना समय मिलता है उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है, पढ़ना भी चाहिए और अच्छा भी लगता है। मेरा बचपन से मुझे ये, मैं तो अपना कह सकता हूँ, मुझे शौक़ है, मैं पढ़ता हूँ।
जिस तरह से आप अपनी अपनी दिनचर्या को बताया है, आई कैन इमेजिन कि कितना स्ट्रेसफुल है, क्योंकि दूसरों की ज़िंदगी आप पे टिकी हुई हैं, और दूसरा कितना ज़्यादा अटेंशन डिमांडिंग है। आजकल हमारा जो जेन ज़ी है उसको समझना और जानना बेहद ज़रूरी है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि जब माना जाता है, साइंटिस्ट बताते हैं कि इंसान का अटेंशन स्पैन 8 सेकंड या 15 सेकंड तक रह गया है, उसमें आपको 5-5, 6-6 घंटे एट अ स्ट्रेच बैठ के कंसंट्रेशन देनी पड़ती है। हाउ डू यू वाइंड सर? हाउ डू यू अनवाइंड? हाउ डू यू रिलैक्स? हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू बी बैक अगेन? इफ़ यू वर्क विद पैशन एंड यू लव वट एवर यू आर डूइंग, तो आपको, मैं समझता हूँ, उसमें कम थकान महसूस होती है। हाँ, स्कैनर बहुत ज़बरदस्त है जजेस के ऊपर, आपको बार भी आपकी स्कैन करती है, जो लिटिगेंट कोर्ट में है वो भी स्कैन करती है, और उससे हट के पब्लिक भी स्कैन करती है। टेक्नोलॉजी का जहाँ मैंने यूज़ किया, जैसे आपने 1-2 इंस्टेंसेस सुनाए या और भी कोर्ट्स करती हैं, तो उस टेक्नोलॉजी का कई बार हमें महसूस भी होता है कि भाई कोर्ट्स अगर पब्लिक डोमेन में ओपन दिखाई जाएंगी, और कई बार कोई ऐसी चीज़ होती है कि कोर्ट के किसी फैसले करने के लिए कई बार आपको कुछ ऐसा अडॉप्ट करना पड़ता है, एक मीन्स और मोड, आपको किसी को झूठा डर या गुस्सा दिखाना पड़ता है कुछ है, तो कई बार वो ऐसी चीज़ें अगर लाइव स्ट्रीमिंग है कोर्ट की, तो वो मैं समझता हूँ कि उसको बड़ा एक ख़तरनाक वेपन भी है अगेंस्ट द जज। तो उसकी उस बात को कहीं पे भी सोशल मीडिया में आजकल छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं और लोग हैं, वो सब उस पर बहुत जल्दी उसको हाईलाइट करके किसी की भी इमेज टार्निश कर सकते हैं, वो बहुत डैमेजिंग भी है, तो उसमें बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी हाई कोर्ट ने एक लोअर कोर्ट्स को कहा है कि एआई चैट जीपीटी के फैसले ना लेखें, आप अपने विवेक से फैसला करें। कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी की बात भी की, अच्छा यूज़ किया, लेकिन दूसरी तरफ इतनी इजी टूल हो गए कि हमें कुछ ना करना पड़े, डिपेंडेंस उस पर बढ़ रही है। क्योंकि एक जब कोई जज फैसला सुनाता है, आप कह रहे हो कि डिटेक्ट हम जब कराते हैं उसको लिखाते हैं, बार बार पढ़ना भी पड़ता है, तो ये इतनी भी ज़्यादा हम उस पर डिपेंड ना रहें। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नेवर विन ओवर ओरिजिनल इंटेलिजेंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अगर किसी को यूज़ करना है तो ह्यूमन ब्रेन को करना है। अगर आप खुद इंटेलिजेंट नहीं है तो आप एआई को यूज़ नहीं कर सकोगे, तो आप उसे डोमिनेट करने क्यों दे रहे हो लाइफ में? केस को आपने सुना है, एविडेंस को आपने देखा है, लोअर कोर्ट में गवाहियाँ होती हैं, गवाह आते हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो एआई का उसमें रिस्क, कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा रहता है कि कमी ना आ जाए। आप उसका यूज़ करो बट लिमिटेड एक्सटेंट तक। कई बार हमने कोर्ट में देखा कि जो यंग लॉयर्स हैं, आप उनको समझाते भी हो कि, और 2 लाइनों में आप कह देते हो कि आपका पता चल गया कि कितनी आपकी तैयारी है, आप जाइए अच्छी से तैयार होके आइए। ये देखिए, कई बार मेरी उसके पीछे एक सोच रहती है कि अगर हम यंग लॉयर को ये नहीं बताएंगे कि आज ये केस आपने अच्छे से तैयार नहीं किया, हमें उस लॉयर की तरफ नहीं देखना कि इसका मैं केस को ना तैयार करने की वजह से डिसमिस कर दूं। जज की जिम्मेवारी या ड्यूटी है केस का फैसला करना और उसमें न्याय हो, लेकिन जज को असिस्ट करने के लिए बहुत बड़ा रोल होता है एडवोकेट का। वो अपने क्लाइंट की हर बात को बताएगा, कहीं ना कहीं लॉ में बताएगा। अगर वो तैयार नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर जुडिशियल सिस्टम का, इंस्टीट्यूशन का ब्लीक हो जाएगा। तो उन्हें कल के फ्यूचर है जो हमारा, उन्हें वार्न करना, बताना, गाइड करना, मेरा सिर्फ एक ही एम रहता है यंगस्टर्स को ये बात कहने और समझाने के लिए कि वो मेहनत करें। देयर इज़ नो नो शॉर्टकट टू दी सक्सेस एक्सेप्ट बाय वे ऑफ हार्ड वर्क। अब आप क्योंकि यंगस्टर्स की बात कर ही रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप जो एस्पायरिंग लॉयर्स, एडवोकेट्स हैं, या जो एस्पायर करते हैं कि कभी ज़िंदगी में जज बनूंगा, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या संदेश है आपका उनके लिए? ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपकी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं होती। उन्हें उन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसे अपने 24 घंटे में से ही टाइम को बढ़ाना है कि मुझे कितना प्रोफेशन को देना है और कितना खुद को देना है और कितना परिवार को देना है। हम लोग अपने परिवार को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। ये शिकायत नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि हमने एक्सेप्ट किया है, जज बनना एक्सेप्ट किया है, तो आई एम हैप्पी विद इट। और उस पर परिवार की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मेरी मदर हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी फैमिली है, मेरे फादर थे, नाना नानी, उन सब ने बहुत बड़ा, मुझे मेरे ब्रदर ने बहुत मोटिवेट किया, बहुत साथ दिया, और कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए मेरे से कंप्लेंट नहीं की कि तू यहाँ नहीं आया या तूने ये चीज़ इग्नोर की। मैं अपना काम ही करता था, मुझे छूट दे रखी थी।
और जो इस प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं उनके लिए आप बता रहे हैं, हेड्स अप दे रहे हैं कि क्या क्या आगे मेंटली प्रिपेयर होके आएँ। आपसे आपके बारे में ज़रूर ये समझना चाहूँगी कि वेकेशंस की मैं पहले भी सवाल उसके रिलेटेड पूछ रही थी। जब वेकेशंस होते भी हैं तो क्या आप वेकेशन को एंजॉय अनवाइंड करने के लिए कर पाते हैं या फिर काम होता है उस दौरान भी? हमारी वेकेशंस में काम ज़्यादा होता है और ये एक बहुत बड़ा मीथ है। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि वेकेशंस ऐसा लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा होती हैं। वेकेशन में वेकेशन बेंच बैठते हैं जी। तो मैंने जब से मैं जज बना हूँ, मैंने शायद ही कोई ऐसी वेकेशन होगी मैंने खुद वॉलंटियर नहीं किया कि मैं ड्यूटी करना चाहता हूँ। मैंने हमेशा उन वेकेशंस में काम किया और बहुत सारे जजेस काम करते हैं। तो कोई भी अर्जेंट मैटर्स हैं उनकी लिस्टिंग होती है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें हमें पढ़ के समझ के टाइम लगता है लिखवाने में, और वो हम रूटीन में वर्किंग डेज़ के अंदर नहीं लिख पाते। तो कई बार हम उनसे छोड़ते हैं, रखते हैं कि 15 दिन महीने बाद ये छुट्टी आ रही है, उसमें हम इसको आराम से बैठ के लिखेंगे। इस पर काफ़ी काम करना पड़ेगा कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, या बड़े इश्यूज़ होते हैं ध्यान से। तो वो हमारी छुट्टियां सब प्लान्ड होती हैं ऑलरेडी। कभी कभी होता है बाहर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस तरह का एक नोशन बन गया है कि जजेस को बहुत छुट्टियां मिलती हैं, वो छुट्टियां नहीं होती। हम अपना काम ही करते हैं। होमवर्क बहुत है हमारे पास, होमवर्क बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। जुडिशरी के लिए चैलेंज क्या है या सोसाइटी के लिए चैलेंज आप क्या देखते हो कि आप उस सिस्टम का पार्ट हो जहाँ लोगों को उम्मीदें बहुत हैं, न्याय भी हो रहा है, पेंडेंसी कम हुई है पिछले कुछ साल में? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की बात करूँ, इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन के साथ साथ उस पेंडेंसी को कंट्रोल में रखना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। मुझे लगता है इस बातचीत को हालांकि यहाँ दिल कर रहा है कि और आपसे जाने कभी कभी मौका मिलता है, लेकिन फिर भी सारे इसमें एस्पेक्ट्स कवर भी हुए। आप जब घर आते हैं कोर्ट से, घर में एक बेटे भाई, ये एक जो रोल है उसको कैसे निभाते हैं? पेट से खेलते हैं, अपने स्टाफ से आप मिलते हैं, फ्रेंड्स आपके जो पुराने हैं, वो दौर आप अभी भी मिस करते हैं? हाँ, शिकायत भरी आवाज़ में पूछते हैं, आ गए? समय तो लगता है, इसमें समय ज़्यादा देना पड़ता है और देना भी चाहिए। ये सब चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, अपने फोल्ड में लेनी पड़ती हैं। सबको समझते हैं, ऐसे कोई लंबी चौड़ी शिकायत परिवार से मुझे नहीं मिलती। सबको समझ है, पता है उन्हें कि जिम्मेवारी कितनी बड़ी है देश की तरफ। मैं उसे ये समझ के काम करता हूँ। लॉर्डशिप हैं, लेकिन जब आप घर आते हैं माँ के लिए, आप वही सन्नी, आपका अगर मैं नाम लूँ तो वो लॉर्डशिप एक कॉलोनियल वर्ड है। मैं उससे मुझे कभी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं, कभी जहन में अंदर वो उस वर्ड का कोई ठहराव नहीं है। एक साधारण आदमी है, सिर्फ अपना काम करने का तरीका है, वो काम अलग से है, उसको निभा रहे हैं। एक माँ के लिए तो आप वही सन्नी है। वही सन्नी है, बिल्कुल। तो आज भी वही कहती हैं? आज भी वही कहती हैं। क्यों नहीं कहेंगे? वो अच्छा लगता है, उसी में प्यार है, नहीं तो लगेगा शायद पराया कर दिया। मैं अगर एक छोटा सा सवाल एंड में पूछना चाह रही थी कि हमारी इंडियन जुडिशियल सिस्टम में कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपको मिले मौका तो आप उसको बदलना चाहते हैं, या आपको लगता है कि इट्स ऑल ऑन द राइट ट्रैक? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कमियां और अच्छाइयाँ हर जगह हैं। जैसे जैसे समय आएगा, कमियां जो होती हैं वो सब देख रहे हैं, दूर करने की कोशिश होती है। कभी हमें मौका मिलेगा तो जैसा जो समय होगा उसके हिसाब से हम भी देखेंगे। कमियों को ज़रूर दूर करेंगे और करना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को, सोसाइटी के हर उस वर्ग को, चाहे वो खासकर यंग जनरेशन को जो सुन भी रहे हैं, चाहे एक क्रिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, एक लॉर्डशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, एक इंसान की तरह आप उस पोस्ट पर हैं जहाँ आप लोग को सुनते हैं, आपकी कई बातें सुनी जाती हैं। समाज में किस वर्ग के अंदर, किस आयु के अंदर कौन से युवा का क्या ड्रीम है, सबके अलग अलग सपने हैं। तो वो जो भी सपना है उसे पूरा करना चाहते हैं, उन्हें वहाँ फोकस रहना चाहिए, उनको 100% दें। जिसे मैं कहूँगा 3 Ds लाइफ में मैं कहता हूँ, डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिसिप्लिन। इफ़ यू अडॉप्ट दीज 3 Ds, there is no reason that you will not succeed and will achieve the aim you dream for. That is my message. बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद उमेश। बहुत अच्छा लगा आपसे बात। तो इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।